हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर यूनिट 2 कंप्लीट करेंगे वन शॉट के अंदर, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम वन बाय वन कंप्लीट करेंगे, जिसमें जो सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके साथ ही फोकसिंग ऑफ कलेक्टर, सोलर थर्मल पावर प्लांट, सोलर पॉइंट बेस्ड पावर प्लांट और थर्मल एनर्जी स्टोरेज, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो पहला टॉपिक आता है सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इमिटेड बाय द सन एंड रिसीव्ड बाय द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। तो सोलर रेडिएशन को सन इमिट करता है और इसको अर्थ रिसीव करती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। सोलर रेडिएशन ट्रेवल थ्रू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैंने अभी बताया कि जो स्पेस के अंदर ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में सोलर रेडिएशन ट्रेवल करती है। इसके अंदर अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, ये सारी सोलर रेडिएशन के अंदर प्रेजेंट होती है। इसकी इंटेंसिटी टाइम, सीजन और लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। अब देखो, अगर सुबह की बात करूं मैं तो इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी। और दोपहर में क्या होगी? सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी हाई होगी। उसी तरीके से सीजन, विंटर में कम होगी, समर में ज्यादा होगी। और लोकेशन, जैसे राजस्थान वगैरह है जहाँ पे सनी रीजन ज्यादा है तो वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा, और क्लाउडी एरिया जो है वहां पे इसकी इंटेंसिटी कम। उसके बाद है सोलर रेडिएशन इज यूज्ड इन सोलर सेल एंड सोलर थर्मल सिस्टम। सोलर रेडिएशन को हम सोलर सेल के अंदर यूज करते हैं, जहाँ पे सोलर रेडिएशन से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और सोलर थर्मल सिस्टम में भी सोलर रेडिएशन यूज होती है। उसके बाद है बीम, डिफ्यूज एंड ग्लोबल रेडिएशन। बीम रेडिएशन क्या होती है? बीम रेडिएशन वो रेडिएशन है जो सन से डायरेक्टली अर्थ सरफेस पे आ रही है बिना स्कैटर्ड हुए। एटमॉस्फेयर, जो क्लाउड है, डस्ट पार्टिकल है, उससे स्कैटर्ड हुए बिना डायरेक्ट अर्थ पे आ रही है, वो होती है हमारी बीम रेडिएशन। इसको डायरेक्ट रेडिएशन भी कहते हैं। उसके बाद है ये जो शैडोज है उसको प्रोड्यूस करती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंसंट्रेटेड सोलर कलेक्टर। जो कंसंट्रेटेड सोलर कलेक्टर है उसके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेटेड सोलर कलेक्टर हम आगे डिस्कस करेंगे कि कंसंट्रेटेड सोलर कलेक्टर क्या होते हैं। उसके बाद है डिफ्यूज रेडिएशन। वो रेडिएशन जो एटमॉस्फेयर से स्कैटर्ड होने के बाद आ रही है उसको बोलते हैं हम डिफ्यूज रेडिएशन। ये स्काई में अलग अलग डायरेक्शन से आती है। होता क्या है कि जो डस्ट पार्टिकल है और क्लाउड है ये उससे स्कैटर्ड होने के बाद अर्थ पे आती है। इट डज नॉट प्रोड्यूस शार्प शैडो, ये शार्प शैडो प्रोड्यूस नहीं करती। उसके बाद है ग्लोबल रेडिएशन। बीम रेडिएशन और डिफ्यूज रेडिएशन, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ग्लोबल रेडिएशन बनती है। इसको टोटल सोलर रेडिएशन ऑन अ सरफेस, इसको टोटल सोलर रेडिएशन भी कहा जाता है कि सरफेस पर टोटल सोलर रेडिएशन कितनी आ रही है। उसके बाद है ये क्वेश्चन है जो 2017-18 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो है कि डायरेक्ट रेडिएशन और डिफ्यूज रेडिएशन के बीच में डिफरेंस बताओ। तो डायरेक्ट रेडिएशन जो डायरेक्टली सन से आ रही है वो डायरेक्ट रेडिएशन, और जो एटमॉस्फेयर से स्कैटर्ड होने के बाद आ रही है वो डिफ्यूज रेडिएशन। डायरेक्ट रेडिएशन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। डिफ्यूज रेडिएशन ये अलग अलग डायरेक्शन से आती है, स्कैटर्ड होने के बाद अलग अलग डायरेक्शन से आती है। डायरेक्ट रेडिएशन शार्प शैडो को प्रोड्यूस करेगी, और जो डिफ्यूज रेडिएशन है वो शार्प शैडो को प्रोड्यूस नहीं करेगी। डायरेक्ट रेडिएशन जो कंसंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो कंसंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर्स हैं इनको हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं। उसके बाद जो डिफ्यूज रेडिएशन है वो फ्लैट प्लेट कलेक्टर में यूज होगी। डायरेक्ट रेडिएशन को हम मिरर या लेंस का यूज करके फोकस कर सकते हैं, मतलब एक पॉइंट पे फोकस किया जा सकता है इसको मिरर या लेंस का यूज करके। इसको हम कन्वेंशनल कंसंट्रेटर का यूज करके फोकस नहीं कर सकते। ये सन की पोजीशन और एंगल पे डिपेंड करेगी डायरेक्ट रेडिएशन। और जो डिफ्यूज रेडिएशन है ये सन की एग्जैक्ट पोजीशन पे कम डिपेंड करती है। डायरेक्ट रेडिएशन की अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो अगर स्काई क्लियर है तो इसकी इंटेंसिटी हाई होगी। और जो डिफ्यूज रेडिएशन है इसकी जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्ट रेडिएशन से कम होती है। उसके बाद अब ये कुछ टॉपिक है जो 2 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं कभी। क्या होता है कि सोलर कांस्टेंट, सोलर इरेडियंस, सोलर इंसोलेशन, पीक सन अर्स, इन सबको पूछ लिया जाता है। किन्हीं भी दो को 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि इनको एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सोलर कांस्टेंट की।
Solar constant is the amount of solar energy received per unit area per unit time on a surface perpendicular to the sun rays at the outer boundary of the earth surface. इसका मतलब क्या है? अर्थ के बाहर एक यूनिट एरिया में कितनी सोलर एनर्जी रिसीव्ड हो रही है? अर्थ के बाहर स्पेस में एक यूनिट एरिया में कितनी सोलर एनर्जी रिसीव हो रही है, उसी को क्या बोलते हैं हम? सोलर कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है वो है अप्रोक्सीमेटली 1361 वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में इतने वाट हमें पावर रिसीव हो रही है। उसके बाद है सोलर इरेडियंस। सोलर इरेडियंस क्या होती है? सोलर इरेडियंस इज द सोलर पावर रिसीव्ड पर यूनिट एरिया ऑन अ सरफेस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी सरफेस पे एक यूनिट एरिया में कितनी पावर रिसीव हुई, उसी को बोला जाता है सोलर इरेडियंस। इसकी यूनिट होती है वोट पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद है सोलर इंसोलेशन। द टोटल सोलर एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, यूजुअली अ डे, मतलब एक दिन में एक लोकेशन पे कितनी सोलर एनर्जी रिसीव्ड हुई, उसी को बोला जाता है सोलर इंसोलेशन। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे। पीक सन आवर्स। Peak sun hours are the equivalent number of hours per day during which solar irradiance is 1000 watt per meter square to produce the same amount of solar energy received during the day. इसका मतलब है कि एक दिन में जितनी हमें सोलर एनर्जी मिली, उतनी ही सोलर एनर्जी 1000 वोट पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमें कितने घंटे में मिलेगी, उसी को बोला जाता है पीक सन आवर्स। पीक सन आवर्स की जो यूनिट होती है वो होती है आवर्स पर डे। उसके बाद है सोलर रेडिएशन ज्योमेट्री। इसमें जो एंगल्स है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और यहाँ से 1-2 नंबर में क्वेश्चन पहले पूछा गया है। सबसे पहला जो एंगल है वो है लेटीट्यूड एंगल। द एंगुलर पोजीशन ऑफ अ लोकेशन नॉर्थ या साउथ ऑफ द इक्वेटर। मतलब कोई जगह अर्थ का जो इक्वेटर है उससे कितने नॉर्थ में है या कितने साउथ में है, ये बताता है लेटीट्यूड एंगल। अब लेट अस सपोज कि ये अर्थ है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर क्या करता है? अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर। अब इक्वेटर से कोई जगह कितनी नॉर्थ में है या कितनी साउथ में है, ये बताएगा लेटीट्यूड एंगल। इसकी जो रेंज होती है वो होती है -90 डिग्री टू 90 डिग्री। अगर कोई इक्वेटर पे ही है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री। और अगर नॉर्थ में है पॉजिटिव, और अगर साउथ में है तो नेगेटिव। उसके बाद है डेक्लिनेशन एंगल। डेक्लिनेशन एंगल को डिनोट किया जाता है डेल्टा से। द एंगल बिटवीन द सन रेज एंड द अर्थ इक्वेटोरियल प्लेन। अर्थ का जो इक्वेटोरियल प्लेन है और सन रेज, उनके बीच के एंगल को बोला जाता है डिक्लिनेशन एंगल। अब ये क्या है? अर्थ, ये 3D में है तो ये होगा अर्थ इक्वेटोरियल प्लेन। तो अर्थ इक्वेटोरियल प्लेन और सन रेज के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं हम डेक्लिनेशन एंगल। इसकी जो रेंज है वो होती है -23.45 डिग्री सेल्सियस टू 23.45 डिग्री सेल्सियस। डेक्लिनेशन एंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 23.45 साइन 360 अपॉन 365 284 प्लस 4। एन क्या है? एन इज द डे नंबर ऑफ द ईयर, कि साल का कौन से दिन की हम बात कर रहे हैं। अब आपको पता है कि एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर की अगर मैं बात करूं तो 366 डेज। तो एन बताता है कि कौन से दिन हम डेक्लिनेशन एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप 50वें दिन कैलकुलेट करोगे तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से डेक्लिनेशन एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। डेक्लिनेशन एंगल के बेस पे एक क्वेश्चन आया था 2021-22, 23-24 में 2 मार्क्स के अंदर। क्वेश्चन था कैलकुलेट एंगल ऑफ डेक्लिनेशन फॉर 7th मई ऑफ लीप ईयर, कि लीप ईयर की 7 मई को कौन सा क्या एंगल ऑफ डेक्लिनेशन होगा। अब लीप ईयर है, लीप ईयर का मतलब क्या है कि फरवरी के अंदर 29 डेज होंगे, तो हमें देखना है कि 7 मई तक कितने दिन हो जाएंगे टोटल। तो लीप ईयर है फरवरी में 29 डेज है, तो सबसे पहले हमें क्या करनी है? एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जनवरी के 31 डेज, फरवरी के 29, मार्च के 31, अप्रैल के 30, और उसके बाद 7th मई को करना है, तो 7th मई का 7, तो एन की वैल्यू होगी यहाँ पे 128। उसके बाद हमारे पास ये फॉर्मूला है,
इसके अंदर n की वैल्यू हमने 7 रख दी और उसके बाद ये कैलकुलेट करा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि साइन 405.25 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45.25 डिग्री। कैसे हुआ ये? क्योंकि आपको पता है साइन 360 डिग्री प्लस थीटा साइन थीटा होता है, और फिर जो डेल्टा आप कैलकुलेट करोगे वो आ जाएगा 16.65 डिग्री। ये 2 मार्क्स के अंदर 2 बार पूछा गया था। उसके बाद है आर एंगल। इट रिप्रेजेंट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सन फ्रॉम द लोकल सोलर नून। देखो लोकल सोलर नून 12 बजे, सोलर नून से उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया वही होता है आर एंगल। एट सोलर नून ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री। सोलर नून पे क्या है 0 डिग्री, और फिर उसने जितना डिस्प्लेसमेंट किया उसी को बोला जाता है आर एंगल। एवरी आवर कोरस्पॉन्ड टू अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री। मतलब क्या है कि हर एक घंटे जो डिस्प्लेसमेंट होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो 15 डिग्री का होता है। उसके बाद है सोलर एल्टीट्यूड एंगल। द एंगल बिटवीन द सन रेज एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। समझो, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये सन रेज है। हॉरिजॉन्टल सरफेस और सन रेज के बीच का जो एंगल है उसी को बोला जाता है सोलर एल्टीट्यूड एंगल, और इसको डिनोट किया जाता है अल्फा से। इट इज 0 डिग्री एट सनराइज या सनसेट। अब देखो जब सनराइज होगा तो सन यहाँ पे होगा, तो क्या होगा वो 0 डिग्री, एंड मैक्सिमम अराउंड सोलर नून, और जब सोलर नून होगा तो ये मैक्सिमम होगा। क्लियर है? तो सोलर एल्टीट्यूड एंगल क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन और सन रेज के बीच का जो एंगल है वो है अल्फा, सोलर एल्टीट्यूड एंगल। उसके बाद है सोलर जेनिथ एंगल। द एंगल बिटवीन द सन रेज एंड द वर्टिकल डायरेक्शन। ये वर्टिकल डायरेक्शन, ये सनरेज, वर्टिकल और सनरेज के बीच का जो एंगल है इसको बोला जाता है जेनिथ एंगल। अब सनरेज और हॉरिजॉन्टल प्लेन वाले को क्या बोला जाता है? सोलर एल्टीट्यूड एंगल, यानी कि इसको मैं अल्फा से डिनोट कर सकता हूं। तो यहां से आप कह सकते हो कि थीटा जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा। क्लियर हुआ? ये कहां से आया? उसके बाद है एजीमुथ एंगल। द एंगल दैट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द सन इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये एंगल इंडिकेट करता है सन की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहाँ पे है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर सन नॉर्थ में है तो इस एंगल की वैल्यू होगी 0 डिग्री, अगर ईस्ट में है तो 90 डिग्री, अगर साउथ में है तो 180 डिग्री, और अगर वेस्ट में है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 270 डिग्री। क्लियर है? उसके बाद है डे लेंथ। डे लेंथ इज द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के बीच का जो टाइम पीरियड है उसी को बोला जाता है डे लेंथ। इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला एन इज इक्वल टू 2 ओमेगा एस डिवाइड बाई 15। ओमेगा एस क्या यहाँ पे सनसेट आर एंगल इन डिग्री। सनसेट आर एंगल क्या होता है उसके बाद हम अभी करेंगे। इसकी जो यूनिट है वो है आवर्स में। सोलर लेंथ डिपेंड करती है एल्टीट्यूड, लेटीट्यूड, सोलर टेक्लिनेशन और सीजन पे। अगर समर सीजन की मैं बात करूं तो डे लेंथ बड़ी होगी, और अगर मैं विंटर सीजन की बात करूं तो डे लेंथ छोटी होगी। उसके बाद बात करते हैं सनसेट आर एंगल। इट रिप्रेजेंट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सन फ्रॉम द सोलर नून टू सनसेट। अब सोलर नून पे सन जहां पे है उससे पोजीशन से लेके सनसेट पे उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया उसी को बोला जाता है सनसेट आर एंगल। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। मान लो कि सोलर नून पे सन यहाँ पे है, और जब सनसेट हुआ तो सन यहाँ पे चला गया, तो जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई यहां से यहाँ पे आना, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई उसी को बोला जाता है सनसेट आर एंगल, और इसकी जो यूनिट है वो है डिग्री। उसके बाद इसका फॉर्मूला है ओमेगा एस इज इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस टेन फाई इंटू टेन डेल्टा। फाई क्या है यहाँ पे लेटीट्यूड एंगल, और डेल्टा क्या है यहाँ पे सोलर डेक्लिनेशन एंगल। उसके बाद है लोकल अपेरेंट टाइम। द टाइम यूज फॉर कैलकुलेटिंग आर एंगल इज द एलईटी। मतलब आर एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हम जिस टाइम का यूज करते हैं वो होता है लोकल अपेरेंट टाइम। अब कैलकुलेट कैसे होता है उसके लिए फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू 15 डिग्री एल ए टी माइनस 12।
इसको सोलर टाइम भी बोला जाता है। लोकल अपरेंट टाइम का मतलब है कि सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग टाइम बताना। ये जो है आपके क्लॉक टाइम से डिफरेंट हो सकता है। उसके बाद एल इज इक्वल टू एल सी टी प्लस फोर एल एस टी प्लस एल लॉक प्लस ई डिवाइड बाई 60। एल सी टी क्या है यहाँ पे लोकल क्लॉक टाइम, एल एस टी क्या है यहाँ पे स्टैंडर्ड मेरिडियन, एल लॉक क्या है यहाँ पे लोकल लॉन्गिट्यूड। यहाँ तक हमने इसका जो यूनिट है इसका बेसिक कंप्लीट कर लिया। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब तक हमने जो पढ़ा वहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है सोलर थर्मल कलेक्टर। सोलर थर्मल कलेक्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। सोलर थर्मल कलेक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉन कंसंट्रेटिंग और एक होता है कंसंट्रेटिंग। नॉन कंसंट्रेटिंग में क्या होगा, इन दिस कलेक्टर सनलाइट इज नॉट कंसंट्रेटेड, इसमें हम सनलाइट को कंसंट्रेट नहीं करते। इसमें हम फ्लैट प्लेट कलेक्टर, इवेक्युएटेड ट्यूब कलेक्टर, सोलर एयर हीटर, इन सबको हम इसमें देखेंगे। ये मेनली यूज होता है अगर आपको लो या मीडियम टेम्परेचर एप्लीकेशन है, उसमें हम नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर का यूज करते हैं। मतलब हम इसमें जो रेडिएशंस है उनको कंसंट्रेट नहीं करते। जनरली नो ट्रैकिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड, और इसमें कोई भी ट्रैकिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद है कंसंट्रेटिंग कलेक्टर। कंसंट्रेटिंग कलेक्टर में क्या होगा, मिरर या लेंस का हम यूज करेंगे सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए एक स्मॉल एब्जॉर्बर पर। किस तरीके से होता है देखो, ये कॉनकेव मिरर है, यहां से सनरेज आई और ये सनरेज क्या हुई, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो गई। तो ये क्या है, ये है कंसंट्रेटिंग कलेक्टर जो मिरर या लेंस का यूज करता है सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए। इसमें पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर, पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर, लीनियर फ्रेस्नेल कलेक्टर, सोलर टावर, ये सब हम देखने वाले हैं। हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस में इसको हम यूज करते हैं और इसमें ट्रैकिंग रिक्वायर्ड होती है, मतलब हमें ट्रैक करना पड़ता है कि सन कहाँ पे है। उसके बाद सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट का। लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख सकते हो 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26, मतलब हर साल इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट का है। तो होता क्या है सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर, सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर एक नॉन कंसंट्रेटिंग सोलर थर्मल कलेक्टर है जो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ये जो हीट है वो एक फ्लूइड को ट्रांसफर होगी, वाटर या एयर। कैसे काम करता है अब बात करेंगे हम इसकी। तो इसके जो मेन कंपोनेंट्स है वो है ग्लास कवर, एब्जॉर्बर प्लेट, ट्यूब्स, इंसुलेशन और फ्रेम। ग्लास कवर क्या करता है, ये सनलाइट को अलाउ करता है कि वो एंटर करे इसके अंदर, और ये ग्लास का बना हुआ होता है। उसके बाद है एब्जॉर्बर प्लेट। एब्जॉर्बर प्लेट जो है वो कॉपर या एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है और ये सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और उसको हीट के अंदर कन्वर्ट करेगी। उसके बाद आता है ट्यूब्स या पाइप्स। ये कॉपर या एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं और ये वर्किंग फ्लूइड को कैरी करते हैं। उसके बाद है इंसुलेशन, ये हीट लॉस को रिड्यूस करेगा। ये जो इंसुलेशन वो ग्लास वूल या मिनरल वूल का बना हुआ होता है। उसके बाद है फ्रेम। फ्रेम क्या करता है, सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर को, और ये एल्यूमिनियम या गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना हुआ होता है। अब वर्किंग प्रिंसिपल, अब ये जो सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर है वो काम कैसे करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सनलाइट ग्लास कवर के थ्रू पास करेगी। द एब्जॉर्बर प्लेट एब्जॉर्ब द सोलर रेडिएशन, जो एब्जॉर्बर प्लेट है वो इन सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी। द एब्जॉर्बर प्लेट बिकम हॉट, और जब वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी तो वो हॉट हो जाएगी, वो गर्म हो जाएगी। हीट इज ट्रांसफर्ड टू द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब्स। अब ये ट्यूब्स हैं, इनके अंदर से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब एब्जॉर्बर प्लेट से की वजह से क्या हुआ, ये ट्यूब्स हीट होगी और इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो भी हीट होगा। ये हीटेड फ्लो
फ्लूइड कम्स आउट थ्रू द आउटलेट, और ये हीटेड फ्लूइड आउटलेट के थ्रू बाहर आएगा। और इस हॉट फ्लूइड का यूज होता है वाटर हीटिंग के लिए या अदर थर्मल एप्लीकेशंस के लिए हम इस हॉट फ्लूइड का यूज करते हैं। एक बार और मैं कंसाइज करवा देता हूँ कि क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या हुआ कि सन से सोलर रेडिएशन आई, उसकी वजह से क्या हुआ, जो एब्जॉर्बर प्लेट है उसने उनको एब्जॉर्ब किया और वो हीट हो गई। अब इन पाइप्स के थ्रू क्या है, वर्किंग फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब वो क्या होगा, इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और यहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरी इसकी प्रोसेस होती है। इसमें कोल्ड वाटर अंदर जाता है और हॉट वाटर बाहर आता है। एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है इसके अंदर, सोलर रेडिएशन, एब्जॉर्बर प्लेट, हीट, देन वर्किंग फ्लूइड। उसके बाद है एप्लीकेशंस, मतलब हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो सोलर वाटर हीटिंग में, डोमेस्टिक हॉट वाटर, स्विमिंग पूल हीटिंग, सोलर एयर हीटिंग, तो ये सब इसके एप्लीकेशन है जहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। फायदा क्या है इसका कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो सिंपल है, मेंटेनेंस लो होता है इसका, नो सोलर ट्रैकिंग रिक्वायर्ड। इसमें ये ट्रैक नहीं करना पड़ता कि रेडिएशंस कहाँ से आ रही है। इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम है, वाटर और एयर हीटिंग के लिए सुटेबल है। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, इसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो है लो, इसको लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, हीट लॉस होता है इसके अंदर से, और इफिशियंसी डिपेंड करेगी सनलाइट पे। अगर सनलाइट सही है तो ये इफिशियंटली काम करेगी, अगर सनलाइट कम है तो ये अच्छे से काम नहीं करेगी। उसके बाद परफॉर्मेंस एनालिसिस। परफॉर्मेंस एनालिसिस इस क्वेश्चन के साथ लिखना ही लिखना होता है। परफॉर्मेंस एनालिसिस है क्या, परफॉर्मेंस एनालिसिस बताता है कि कितना इफेक्टिवली आपका जो कलेक्टर है वो सोलर रेडिएशन को यूजफुल हीट में कन्वर्ट कर रहा है। तो अब परफॉर्मेंस एनालिसिस में हम दो पॉइंट पढ़ेंगे, एक तो यूजफुल हीट गेन और एक कलेक्टर एफिशिएंसी। यूजफुल हीट गेन का जो फॉर्मूला है वो है QU इज इक्वल टू एम डॉट CP TO माइनस TI। अभी क्या है सारे टर्म्स, इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। QU का मतलब है यूजफुल हीट गेन, एम डॉट का मतलब है मास फ्लो रेट ऑफ लिक्विड, मतलब जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो किस रेट से फ्लो कर रहा है। CP स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। अब बात करते हैं कि स्पेसिफिक हीट होती क्या है। स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि 1 kg लिक्विड को का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हमें हीट देनी पड़ती है वो होती है स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। मतलब क्या है इसका कि अगर आपके पास 1000 किलो लिक्विड है और उसका आपको 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उसके लिए जो आप उसको हीट दोगे वही क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो है 4186 जूल पर केजी केल्विन। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि 1000 kg वाटर को का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको इतनी हीट देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है। तो स्पेसिफिक हीट क्लियर हुआ क्या है। TI क्या है, इनलेट टेम्परेचर, इनलेट टेम्परेचर, और TO क्या है, आउटलेट टेम्परेचर। इनलेट टेम्परेचर कि जब आपने फ्लूइड इसके अंदर डाला तब उसका टेम्परेचर क्या था, और जब वो फ्लूइड बाहर आया तब उसका टेम्परेचर क्या था। जैसे लेट अस सपोज कि जब आपने इसके अंदर डाला तो उसका टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस, और जब बाहर निकला वो तो उसका टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनलेट टेम्परेचर और ये हो गया आउटलेट टेम्परेचर। उसके बाद है कलेक्टर इफिशियंसी, इसको डिनोट किया जाता है ईटा से। ईटा इज इक्वल टू QU डिवाइड बाई ACI। ईटा क्या है यहाँ पे, कलेक्टर इफिशियंसी, QU यूजफुल हीट गेन जो आपको चाहिए, AC कलेक्टर एरिया मीटर स्क्वायर में जो रेडिएशन को कलेक्ट करेगा, आई क्या है यहाँ पे, सोलर रेडिएशन इंटेंसिटी। उसके बाद बात करते हैं कि जो इफिशियंसी है वो किस चीज पे डिपेंड करेगी। तो इफिशियंसी डिपेंड करती है सोलर रेडिएशन इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी अच्छी है तो इसकी इफिशियंसी भी अच्छी होगी। उसके बाद है इनलेट टेम्परेचर, फ्लूइड फ्लो रेट, एब्जॉर्बल प्लेट मटेरियल, इंसुलेशन क्वालिटी, और एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर क्या होता है, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है
उसको बोला जाता है एम्बिएंट टेम्परेचर। इन सारी चीजों पे एफिशिएंसी डिपेंड करती है सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर की। उसके बाद है फोकसिंग ऑफ कलेक्टर, जिसको कंसंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर भी कहा जाता है। फोकसिंग सोलर कलेक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो मिरर का यूज करती है टू कलेक्ट सनलाइट फ्रॉम अ लार्ज एरिया एंड फोकस इट ऑन ए स्मॉल एब्जॉर्बर ट्यूब। एक लार्ज मिरर है, ये लार्ज एरिया है, इसका यूज कर रहे हैं वो सन रेडिएशन को कंसंट्रेट करने के लिए एब्जॉर्बर ट्यूब के ऊपर। इसी को बोला जाता है कंसंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर। ये क्या करता है, टेम्परेचर एंड हीट जो है एब्जॉर्बर ट्यूब की उसको बढ़ा देता है। ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो ये डायग्राम बना के आना है। अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल, ये काम कैसे करती है। होता क्या है कि जो रिफ्लेक्टर है उसके ऊपर सनरेज पड़ेगी, उसके बाद जो रिफ्लेक्टर है वो उन सनरेज को रिफ्लेक्ट करेगा एब्जॉर्बर ट्यूब की तरफ। ये रिफ्लेक्टर है, इसके ऊपर सनरेज आई, इसने क्या किया, इनको रिफ्लेक्ट कर दिया एब्जॉर्बर ट्यूब की तरफ। ये जो रे है वो कंसंट्रेट हो जाएगी एक स्मॉल एरिया पे। अब देखो, इतने लार्ज एरिया से हम इन रेस को इकट्ठा कर रहे हैं और वो कंसंट्रेट हो रही है एक छोटे से एरिया में। जो एब्जॉर्बर ट्यूब है वो कंसंट्रेटेड सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी और एब्जॉर्बर ट्यूब हॉट हो जाएगी। वाटर, ऑयल और एयर फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब गेट हीटेड, और इस ट्यूब के अंदर से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो क्या होगा, हीट हो जाएगा। और वो फ्लूइड क्या हो सकता है, वाटर, ऑयल या एयर, कुछ भी हो सकता है। जो उसके अंदर फ्लो कर रहा है वो क्या होगा, इसकी वजह से हीट हो जाएगा। मेन पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो पहला आता है रिफ्लेक्टर, एब्जॉर्बर ट्यूब, ग्लास कवर, सपोर्ट स्ट्रक्चर, ये सारे इसके मेन पार्ट है। रिफ्लेक्टर क्या करता है, रिफ्लेक्टर एक कर्व्ड शाइनी सरफेस होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है और फोकस करता है सनलाइट को एब्जॉर्बर ट्यूब पे। इसको बोला जा रहा है रिफ्लेक्टर। ठीक है। मटेरियल, किस मटेरियल का बना होता है ये सिल्वर्ड ग्लास या पॉलिश्ड एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। उसके बाद है एब्जॉर्बर ट्यूब, इट इज प्लेस एट द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। इसको हम रिफ्लेक्टर के फोकस पे रखते हैं, रिफ्लेक्टर का फोकस। तो यहाँ पे हम क्या रख करते हैं, एब्जॉर्बर ट्यूब को रख देते हैं। ये क्या करती है, जो कंसंट्रेटेड सोलर रेडिएशन आई उनको एब्जॉर्ब करेगी और सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसका काम क्या है एब्जॉर्बर ट्यूब का, कि सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम होता है इसका। वाटर, ऑयल और एयर कैन फ्लो थ्रू इट, इसके अंदर से फ्लूइड फ्लो करता है जो कि वाटर, ऑयल या एयर कुछ भी हो सकता है। ये किस चीज की बनी हुई होती है, ये होती है कॉपर, स्टील या स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है ये। उसके बाद आता है ग्लास कवर, इट इज प्लेस अराउंड द एब्जॉर्बर ट्यूब। एब्जॉर्बर ट्यूब के अराउंड हम क्या करते हैं, ग्लास कवर को रख देते हैं। ये क्या करता है, हीट लॉस को रिड्यूस करता है और एब्जॉर्बर ट्यूब को प्रोटेक्ट करता है। मतलब क्या है, ग्लास कवर के दो काम है, एक तो है हीट लॉस को रिड्यूस करना और जो आपका एब्जॉर्बर ट्यूब है उसको प्रोटेक्ट करना। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ होता है। उसके बाद है सपोर्ट स्ट्रक्चर, इट सपोर्ट द रिफ्लेक्टर एंड एब्जॉर्बर ट्यूब। ये रिफ्लेक्टर और एब्जॉर्बर ट्यूब को सपोर्ट देता है। इट कीप्स द कलेक्टर इन द करेक्ट पोजीशन। ये क्या करता है, कलेक्टर को करेक्ट पोजीशन में रखता है। ये जो किस मटेरियल का बना हुआ होता है, ये स्टील या एल्यूमिनियम का। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कंसंट्रेटेड कलेक्टर। ये पीवाईक्यूज में पूछा गया है कि टाइप्स ऑफ कंसंट्रेटेड कलेक्टर एक्सप्लेन करो। तो इसमें हम मेनली 4 टाइप्स पढ़ेंगे, पैराबोलिक ट्रफ, मिरर स्ट्रिप रिफ्लेक्टर, फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर और कंपाउंड पैराबोलिक। अब बात करते हैं पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर। पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर क्या करता है, एक पैराबोलिक कर्व्ड मिरर का यूज करता है। सनरेज आर फोकस ऑन अ लाइन रिसीवर, और जो सनरेज होती है वो एक लाइन रिसीवर पे फोकस होती है। देखो इस तरीके से सनरेज आ रही है और ये कहाँ फोकस हो रही है, एक लाइन रिसीवर पे फोकस हो रही है। इसका यूज किया जाता है सोलर थर्मल पावर जनरेशन में। तो इसका ये डायग्राम आप आसानी से बना सकते हो। उसके बाद है मिरर स्ट्रिप रिफ्लेक्टर, ये बहुत सारे मिरर स्ट्रिप्स का यूज करता है। मिरर स्ट्रिप रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को टुवर्ड्स अ कॉमन रिसीवर। ये क्या है, बहुत सारे मिरर स्ट्रिप्स है और ये मिरर स्ट्रिप क्या कर रहे हैं, सनलाइट को एक कॉमन रिसीवर की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और ये सिंपल एंड इकोनॉमिकल डिजाइन इसका होता है, मतलब ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता ये और ये सिंपल होता है। तो डायग्राम आप आसानी से बना सकते हो इसमें। उसके बाद ये फ्रेस्नेल स्ट्रिप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
उसके बाद है फ्रेसनल लेंस कलेक्टर। ये क्या करता है, एक फ्रेसनल लेंस का यूज करता है टू कंसंट्रेट सनलाइट। अभी क्या है, ये एक फ्रेसनल लेंस है, इसका यूज करा लाइट को कंसंट्रेट करने के लिए। द लेंस रिफ्लेक्ट सनलाइट एंड फोकस इट ऑन अ रिसीवर। अब ये लेंस क्या करेगा, इस सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और फोकस पर पॉइंट करेगा। द रिसीवर एब्जॉर्ब द कंसंट्रेटेड सोलर एनर्जी एंड प्रोड्यूस हीट। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिसीवर है, वो क्या करेगा, इस कंसंट्रेटेड सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और हीट प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद है कंपाउंड पैराबोलिक कंसंट्रेटर। ये क्या करता है, दो कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस का यूज करता है, कंसंट्रेट सनलाइट ऑनटू अ रिसीवर, और जो सनलाइट है उसको रिसीवर पे कंसंट्रेट करने के लिए कैन कलेक्ट सनलाइट ओवर अ वाइडर रेंज। मतलब ये एक अच्छी खासी रेंज से जो है सनलाइट को कलेक्ट करता है। अगर आप इमेज को ध्यान से देखोगे तो इसमें दो मिरर हमने यूज किए हैं, एक तो पैराबोलिक मिरर ए और एक पैराबोलिक मिरर बी, और यहाँ पे क्या है, फ्लैट रिसीवर, ये क्या है, एब्जॉर्बर। तो यहाँ से जो सनरेज आई वो भी इसके ऊपर रिफ्लेक्ट हुई, और यहाँ से जो सनरेज आएगी वो भी इसके ऊपर ही रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर है। और ये क्या है, ऑप्टिकल एक्सिस। उसके बाद है परफॉर्मेंस पैरामीटर। पहला आता है इसमें ऑप्टिकल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ कलेक्टिंग एंड कंसंट्रेटिंग सनलाइट। इसमें मतलब कितना एफिशिएंटली हम सनलाइट को कलेक्ट कर पा रहे हैं और उसको कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। उसके बाद है थर्मल एफिशिएंसी, यूजफुल हीट ऑब्टेन फ्रॉम सोलर एनर्जी। जो सोलर एनर्जी से हमें यूजफुल हीट मिली उसको बोला जाता है थर्मल एफिशिएंसी। कंसंट्रेशन रेशो, कलेक्टर एयर डिवाइड बाय रिसीवर एयर एरिया, इसको बोला जाता है कंसंट्रेशन रेशो, कलेक्टर एरिया डिवाइड बाय रिसीवर एरिया। उसके बाद है ऑपरेटिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर अचीव्ड बाय द कलेक्टर। मतलब जो कलेक्ट कर रहा है रेडिएशंस को, उसने कितना टेम्परेचर अचीव किया उसको बोला जाता है ऑपरेटिंग टेम्परेचर। हीट लॉस, जो रिसीवर है वहां से कितनी हीट लॉस हुई। उसके बाद है ट्रैकिंग एक्यूरेसी, एबिलिटी टू फॉलो द सन। मतलब वो सन को कितना एक्यूरेट ट्रैक कर पा रहा है, वो होता है हमारा ट्रैकिंग एक्यूरेसी। उसके बाद एक क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट सोलर थर्मल पावर प्लांट एंड इट्स मेथोलॉजिकल प्रोसेस विद अ सुटेबल प्रोसेस फ्लो डायग्राम। ये जो क्वेश्चन है 2022 23 23 24 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको ध्यान से करना। बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। तो सोलर थर्मल पावर प्लांट क्या है, सोलर थर्मल पावर प्लांट सोलर एनर्जी का यूज करता है हीट को प्रोड्यूस करने में, और उस हीट का यूज हम करते हैं स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन का कंसंट्रेशन करना, इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो सोलर रेडिएशन आ रही है उसको कंसंट्रेट करो। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पे काम करता है। द रिसीवर ट्रांसफर हीट टू हीट ट्रांसफर फ्लूइड, जो हीट ट्रांसफर फ्लूइड है रिसीवर उसको हीट कर देगा। अब हीट ट्रांसफर फ्लूइड क्या है उसको समझो। हीट ट्रांसफर फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जो हीट को ट्रांसफर करता है, एक जगह से दूसरी जगह हीट को जो ट्रांसफर करेगा उसको बोलते हैं हम हीट ट्रांसफर फ्लूइड। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रिसीवर है, रिसीवर क्या करेगा, इस हीट ट्रांसफर फ्लूइड को हीट करेगा। अब रिसीवर ने इसको हीट किया और ये आगे जाके क्या करेगा, इस हीट को ट्रांसफर कर देगा। दिस हीट इज यूज टू जनरेट स्टीम एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और इस हीट का यूज होता है स्टीम को जनरेट करने के लिए, और बाद में जाके हम उससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद है मेन कंपोनेंट। तो पहला आता है सोलर कलेक्टर। सोलर कलेक्टर क्या करता है, कलेक्ट एंड कंसंट्रेट सनलाइट। ये सनलाइट को कलेक्ट करेगा और उसको कंसंट्रेट करेगा। उसके बाद है रिसीवर। रिसीवर क्या करता है, जो कंसंट्रेटेड सोलर रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करेगा और हीट को प्रोड्यूस करेगा। हीट ट्रांसफर फ्लूइड क्या करेगा, कैरी हीट फ्रॉम द रिसीवर, ये रिसीवर से हीट लेगा और उसको स्टीम जनरेटर के पास भेज देगा। स्टीम जनरेटर का काम क्या है, ये इस हीट का यूज करता है वाटर को हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं टरबाइन की। स्टीम क्या करते हैं, टरबाइन को रोटेट करती है और मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। जनरेटर, जनरेटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। उसके बाद है कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, जो एग्जॉस्ट स्टीम है, मतलब वो स्टीम जो अपना काम करके टरबाइन से बाहर निकली
उसको बोलते हैं हम एग्जॉस्ट स्ट्रीम। कंडेंसर क्या करता है, उसको वापस वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आता है पंप। पंप क्या करता है, वाटर को वापस स्टीम जनरेटर के पास भेज देता है। अब वर्किंग क्या है इसकी, देखो ध्यान से। पहला पॉइंट है सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन द सोलर कलेक्टर। सबसे पहले सोलर रेडिएशन सोलर कलेक्टर के ऊपर पड़ेगी। उसके बाद कलेक्टर कंसंट्रेट सनलाइट ऑन द रिसीवर। अब जो कलेक्टर है वो सनलाइट को रिसीवर पे कंसंट्रेट कराएगी। रिसीवर हीट होगा और जो हीट ट्रांसफर फ्लूइड है उसको हीट करेगा। अब हीट ट्रांसफर फ्लूइड में आप थर्मल ऑयल यूज कर सकते हो। तो रिसीवर क्या करता है, जो हीट ट्रांसफर फ्लूइड है उसको हीट करेगा। उसके बाद जो हॉट हॉट फ्लूइड है वो हीट को वाटर को ट्रांसफर कर देगा और जो वाटर है वो हाई प्रेशर स्ट्रीम में चेंज हो जाएगा। अब क्या हुआ, वाटर स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब वो जो स्टीम है वो टरबाइन को रोटेट करेगी। टरबाइन जनरेटर को चलाएगी। जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और जो वो स्टीम है उसको ठंडा किया जाएगा कंडेंसर के अंदर, एग्जॉस्ट स्ट्रीम को। मतलब जो स्टीम टरबाइन से बाहर निकली उसको फिर ठंडा किया जाएगा कंडेंसर के अंदर। अब जब उसको हम कंडेंस करेंगे तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और उस वाटर को वापस रीयूज करने के लिए हम भेज देंगे। अब इसका डायग्राम समझो ध्यान से हो क्या रहा है। तो ये सन है, यहाँ से सन रेडिएशन आई। ये क्या है, सोलर कलेक्टर जो इसको कलेक्ट करेगा और इसने कलेक्ट करके कहाँ पे भेज दिया, एब्जॉर्बर के पास भेज दिया। अब एब्जॉर्बर क्या करेगा, इसको हीट एक्सचेंजर के पास भेजेगा और यहाँ पे क्या होगा, जो आपका वर्किंग फ्लूइड है वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो वर्किंग फ्लूइड स्टीम के अंदर कन्वर्ट हुआ वो क्या करेगा, टरबाइन को चलाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, जनरेटर चलेगा और जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। अब यहां से जो स्टीम बाहर निकली वो कंडेंसर के अंदर जाएगी और फिर पंप के थ्रू वो वापस हीट एक्सचेंजर के अंदर जाएगी। क्लियर है। तो ये क्या है, इसका फ्लो डायग्राम। अब बात करते हैं कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होता है कि कूलिंग वाटर इन और कूलिंग वाटर आउट। मतलब इसके अंदर क्या होता है, ठंडा पानी आता है, वो क्या करता है, स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करेगा। स्टीम की हीट ले लेता है, ये कूलिंग वाटर क्या करता है, उस स्टीम की हीट ले लेगा और फिर अपने आप क्या होगा, गर्म हो जाएगा और फिर यहाँ से चला जाएगा और फिर एक मैकेनिज्म होता है, फिर वो ठंडा होके वापस इसके अंदर आएगा और इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो इसका यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, इंडस्ट्रियल हीटिंग में, स्टीम जनरेशन में और वाटर हीटिंग में। उसके बाद हम बात करते हैं कि सोलर थर्मल पावर प्लांट बेस्ड ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बेस पे जो सोलर थर्मल पावर प्लांट है वो तीन तरह के होते हैं, लो टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। जो लो टेम्परेचर सोलर थर्मल पावर प्लांट है वो लो टेम्परेचर पे ऑपरेट होते हैं 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे। मेनली इनका यूज हम करते हैं वाटर हीटिंग के लिए और स्पेस हीटिंग के लिए। ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर का यूज करते हैं, फ्लैट प्लेट कलेक्टर हमने पीछे देखा, ये उसका यूज करते हैं। सिंपल एंड लो कॉस्ट सिस्टम है ये। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो सोलर वाटर हीटर। उसके बाद है मीडियम टेम्परेचर सोलर थर्मल सिस्टम। ये 100 डिग्री सेल्सियस से लेके 400 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऑपरेट होते हैं। ये कंसंट्रेटिंग कलेक्टर जैसे पैराबोलिक ट्रफ को यूज करते हैं। इनका यूज होता है इंडस्ट्रियल हीटिंग के लिए और स्टीम जनरेशन के लिए। उसके बाद है हाई टेम्परेचर। ये 400 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर पे ऑपरेट होते हैं। ये सोलर पावर टावर का यूज करते हैं और पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर का यूज करते हैं। उसके बाद इनका जो मेन यूज है वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर हीट टू जनरेट स्टीम एंड रन टर्बाइंस। ये हाई टेम्परेचर हीट को प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि स्टीम जनरेट होती है और जो टर्बाइंस है वो रन करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2021, 22 और 23, 24 में आया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से करना। क्या है कि विद द हेल्प ऑफ सिस्टमेटिक डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सोलर पॉन्ड बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट विद कूलिंग टावर्स। हमें क्या करना है, जो सोलर पॉन्ड है उसकी वर्किंग हमें एक्सप्लेन करनी है कि सोलर पॉन्ड बेस्ड जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोलर पॉन्ड क्या है। सोलर पॉन्ड एक लार्ज बॉडी है जिसके अंदर सोल्टी वाटर प्रेजेंट है, जो क्या करेगा, सनलाइट को कलेक्ट करेगा और उसको स्टोर करेगा हीट की फॉर्म में। उसके बाद जो स्टोर हीट है इसका यूज करता है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। हम यहाँ पे कूलिंग टावर भी यूज करते हैं, जो क्या करता है, जो वेस्ट हीट है उसको रिमूव करता है फ्रॉम कूलिंग वाटर।
कूलिंग टावर का जो काम है आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये काम कैसे करता है। उसके बाद है प्रिंसिपल। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोलर एनर्जी कलेक्शन एंड थर्मल स्टोरेज। मतलब सोलर एनर्जी को कलेक्ट करता है और हीट को स्टोर करता है। ये है इसका वर्किंग प्रिंसिपल जिस पे काम करता है, मतलब सोलर एनर्जी को कलेक्ट करना और हीट को स्टोर करना। सोलर पंप क्या करता है, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और हीट को स्टोर करता है अपनी लोअर लेयर के अंदर। ये जो हीट है इसका यूज होता है वेपर बनाने के लिए। वो वर्किंग फ्लूइड है, उसको वेपोराइज करने के लिए हम इस हीट का यूज करते हैं। अगर मैं वर्किंग फ्लूइड की बात करूं तो हम वहाँ पे सॉल्टी वाटर यूज करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो ये वेपर है ये टरबाइन को चलाती है, जिसकी वजह से जो जनरेटर है वो चलेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। मेन कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो सोलर पॉन्ड। सोलर पॉन्ड क्या है, जिसके अंदर सोल्टी वाटर प्रेजेंट है। इसके थ्री मेन जोन्स होते हैं, एक होता है यूसीजी, एनसीजी, एलसीजी। अपर कन्वेक्टिव जोन, नॉन कन्वेक्टिव जोन और लोअर कन्वेक्टिव जोन। हीट एक्सचेंजर, टरबाइन, जनरेटर, कंडेंसर, कूलिंग टावर और पंप। हीट एक्सचेंजर में क्या होगा कि वर्किंग फ्लूइड को हीट मिलेगी, उसके बाद वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, फिर वो स्टीम टरबाइन को चलाएगी। फिर जनरेटर क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। कंडेंसर कंडेंस करेगा, जो एग्जॉस्ट स्ट्रीम है उसको कंडेंस करेगा। ये सब इस डायग्राम के अंदर मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं वर्किंग की। सोलर रेडिएशन हीट द सोलर पॉइंट स्पेशली द एलसीजी। सोलर रेडिएशन क्या करती है, सोलर पॉइंट को हीट करती है और स्पेशली एलसीजी। एलसीजी में क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जो हीट है वो एलसीजी में ही स्टोर होती है और यहाँ पे सोल्टी वाटर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हॉट वाटर फ्रॉम एलसीजी ट्रांसफर हीट टू द वर्किंग फ्लूइड इन द हीट एक्सचेंजर। अब ये क्या करेगी, जो यहाँ का हॉट वाटर है वो हीट एक्सचेंजर में जाएगा और अपनी हीट को वर्किंग फ्लूइड को दे के वापस आ जाएगा। इसने क्या किया कि इसके पास जो हीट है वो वर्किंग फ्लूइड को दी और ये वापस आ गया। उसके बाद द वर्किंग फ्लूइड बिकम वेपर एंड रोटेट द टरबाइन। अब वो वर्किंग फ्लूइड क्या करेगा, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और टरबाइन को रोटेट करेगा। उसके बाद द टरबाइन ड्राइव द जनरेटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब वो टरबाइन जनरेटर को चलाएगी और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगी। उसके बाद एग्जॉस्ट वेपर इज कंडेंस इन द कंडेंसर। अब टरबाइन को चलाने के बाद जो जो वेपर्स बाहर आई उनको बोला जाता है एग्जॉस्ट वेपर। अब वो एग्जॉस्ट वेपर कंडेंसर के अंदर आएगी। कूलिंग टावर कूल्स द कूलिंग वाटर विच इज सर्कुलेट बैक टू द कंडेंसर। अब वो वेपर इसके अंदर आई, कंडेंसर ने क्या किया, उसको वापस से वर्किंग फ्लूइड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कूलिंग टावर क्या करता है, कूलिंग टावर यहाँ पे कूल्ड वाटर भेजता है, जो क्या करेगी, इस यहाँ पे जो स्टीम आई है उससे हीट को कलेक्ट करेगी और खुद गर्म होके हॉट कूलिंग वाटर कूलिंग टावर के अंदर चला जाएगा। और ये कूलिंग टावर क्या करता है, जो हीट इसके पास अब आई उसको एटमॉस्फेयर में भेज देता है और वापस ठंडा होके जो कोल्ड वाटर है वो दोबारा कंडेंसर के अंदर चला जाएगा और ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। उसके बाद कंडेंसर के अंदर क्या हुआ, उस एग्जॉस्ट वेपर से दोबारा वर्किंग फ्लूइड बन गया। अब वो पंप की हेल्प से वापस हीट एक्सचेंजर के अंदर चला गया और ये साइकिल भी ऐसे ही रिपीट करती रहती है। उसके बाद है एडवांटेजेस। रिन्यूएबल सोलर एनर्जी का यूज करता है, फॉसिल फ्यूल पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम करता है और इसकी जो फ्यूल कॉस्ट है वो भी लो है। लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूं, इसको लार्ज एरिया ऑफ लैंड की जरूरत होती है, इसको बड़े एरिया की जरूरत होती है इस प्लांट को लगाने के लिए। इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसकी हाई होती है और जो पॉन्ड है वहां से हीट लॉस होता है, ये भी इसकी एक कमी है। उसके बाद है रिक्वायर्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोल्ट एंड वाटर। इसमें सोल्ट और वाटर की क्वांटिटी लार्ज अमाउंट में चाहिए। उसके बाद है रोल ऑफ कूलिंग टावर। कूलिंग टावर का क्या रोल है, कूलिंग टावर क्या करता है, जो वेस्ट हीट है, जो हॉट कूलिंग वाटर में जो वेस्ट हीट है उसको रिमूव करता है। देखो कैसे, अब इसने क्या किया, जब यहाँ कोल्ड वाटर गया तो उसने क्या किया, स्टीम की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो क्या होगा, हॉट कूलिंग वाटर हो गया, ठीक है। और ये कहाँ जाएगा, कूलिंग वाटर के अंदर जाएगा, कूलिंग टावर के अंदर जाएगा और कूलिंग टावर क्या करेगी, इसके अंदर जो वेस्ट हीट है उसको रिमूव कर देगा। कूल द वाटर फॉर रीयूज इन द कंडेंसर। ये क्या करेगा, पानी को ठंडा करेगा जिससे कि हम उसको कंडेंसर के अंदर दोबारा यूज कर सके।
मेंटेन प्रॉपर कंडेंसिंग टेम्परेचर, हेल्प इन कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ पावर प्लांट। इसकी हेल्प से जो पावर प्लांट है वो अपना कंटिन्यूअस ऑपरेशन करता रहता है। ये क्या करता है, कूलिंग वाटर भेजता है और हॉट कूलिंग वाटर लेता है और उसको फिर कूलिंग वाटर में कन्वर्ट करके उसको दोबारा भेज देता है। इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। ऐसे आप समझ सकते हो। ये आप मान सकते हो कि ये क्या है, कूलिंग टावर है। ये क्या करेगा, कूलिंग वाटर को भेजेगा और जो हॉट कूलिंग वाटर है उसको एब्जॉर्ब करेगा और जो हॉट कूलिंग वाटर है उसको ठंडा करके वापस भेज देगा। अब ये क्या करता है, जो ये हॉट कूलिंग वाटर है इसकी जो हीट है उसको एटमॉस्फेयर में भेज देता है और उसको ठंडा कर देता है। ये इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है ये वो है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल एनर्जी स्टोरेज फॉर सोलर हीटिंग एंड कूलिंग। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025-26 में पूछा गया है और उससे भी पहले ही आया है। क्या है इसके अंदर, थर्मल एनर्जी स्टोरेज का मतलब है कि सोलर हीट को स्टोर करना सो डैट हम उसको बाद में यूज कर सके जब सनलाइट अवेलेबल ना हो। तो थर्मल एनर्जी स्टोरेज का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, सोलर हीट को स्टोर कर रहे हैं सो डैट जब सनलाइट ना हो हम उसको यूज कर सके। इसमें हम पढ़ेंगे सोलर हीटिंग और सोलर कूलिंग। अब बात करूं अगर मैं सोलर हीटिंग की, सोलर हीट इज कलेक्टेड ड्यूरिंग द डे। दिन में क्या होता है, सोलर हीट कलेक्ट की जाती है। हीट इज स्टोर इन अ स्टोरेज मटेरियल। उस हीट को हम क्या करते हैं, स्टोरेज मटेरियल में स्टोर करते हैं। स्टोर्ड हीट इज यूज फॉर, अब जो हमने हीट स्टोर की उसको हम यूज करते हैं वाटर हीटिंग के लिए, स्पेस हीटिंग के लिए, इंडस्ट्रियल हीटिंग के लिए। जब भी हमें उसकी जरूरत होगी हम उसको यूज कर लेंगे। मतलब दिन में हमने क्या किया, सोलर हीट को कलेक्ट किया और उसको किसी स्टोरेज मटेरियल के अंदर स्टोर कर लिया और जब भी हमें उसकी जरूरत होगी हम उसको यूज कर लेंगे। उसके बाद है सोलर कूलिंग। सोलर हीट इज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू अ सोलर कूलिंग सिस्टम। हम क्या करते हैं, सोलर हीट को स्टोर करते हैं और उसको सोलर कूलिंग सिस्टम को सप्लाई कर देते हैं। हीट ड्राइव्स एंड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और यहाँ पे क्या होता है, हीट जो है वो एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को चलाती है। इट प्रोड्यूस कूलिंग फॉर बिल्डिंग्स एंड अदर एप्लीकेशन। ये क्या करता है, जो बिल्डिंग्स वगैरह है उसके लिए कूलिंग प्रोवाइड करता है। उसके बाद है टीईएस मेथड यूज्ड इन सोलर हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम। सोलर हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम में हम क्या क्या टीईएस मेथड यूज करते हैं, थर्मल एनर्जी स्टोरेज मेथड हम यूज करते हैं। तो उसमें हम तीन मेथड यूज करते हैं। पहला है सेंसिबल हीट स्टोरेज, सेकंड है लेटेंट हीट स्टोरेज और थर्ड है थर्मोकेमिकल स्टोरेज। सेंसिबल हीट स्टोरेज में क्या है, हीट इज स्टोर्ड बाय रेसिंग द टेम्परेचर, राइजिंग द टेम्परेचर। हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा के हीट को स्टोर करते हैं। किसी भी मटेरियल का हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और उसका फेस चेंज नहीं करते और उसमें क्या है, हीट स्टोर हो जाती है। जैसे आपने क्या किया, पानी को गर्म किया। अब पानी क्या है, पानी को गर्म किया, अब वो पानी गर्म तो हो गया लेकिन उसका फेस चेंज हुआ नहीं, वो अब भी लिक्विड ही है। लेकिन हमने उसके अंदर क्या कर लिया, हमने उसके अंदर हीट को स्टोर कर लिया। उस पानी का टेम्परेचर बढ़ा के हमने क्या किया, उसके अंदर हीट स्टोर कर ली, यही है सेंसिबल हीट स्टोरेज। मतलब हीट इज स्टोर्ड बाय रेसिंग द टेम्परेचर ऑफ अ मटेरियल विदाउट चेंजिंग इट्स फेस। इसमें जो कॉमन मटेरियल है जो हम यूज करते हैं वो है वाटर, रॉक्स, कंक्रीट एंड मोल्टन सॉल्ट। एग्जाम्पल की बात करूं, जो मैंने अभी दिया हॉट वाटर स्टोरेज टैंक, ये क्या करेगा, ये हॉट वाटर को स्टोर करेगा। अब हॉट वाटर क्या है, हॉट वाटर ने क्या कर रखा है, अपना टेम्परेचर बढ़ा के हीट स्टोर कर रखी है उसने। इसको हम यूज करते हैं स्पेस हीटिंग में और वाटर हीटिंग में। उसके बाद है लेटेंट हीट स्टोरेज। इसमें क्या होता है, जब एक फेस से दूसरे फेस में जाती है कोई चीज, उस टाइम पे हम हीट स्टोर करते हैं। जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ तो उस टाइम पे हमने क्या किया, हीट स्टोर कर ली। क्लियर है, हीट इज स्टोर ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ फेस सच एज सॉलिड टू लिक्विड। जब फेस चेंज होता है उस दौरान जब हम हीट स्टोर करते हैं उसको बोला जाता है लेटेंट हीट स्टोरेज।
ये फेस चेंज मटेरियल का यूज करता है, जो फेस चेंज कर सके, जैसे पानी, वाटर पता है आपको, लिक्विड फेस होता है, वेपर होता है और सॉलिड में आइस होता है। तो ये ऐसे मटेरियल को यूज करता है जो फेस चेंज कर सके। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो पैराफिन वैक्स, हाइड्रेटेड सोल्ट। इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इन अ रिलेटिवली स्मॉल वॉल्यूम। ये क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को स्टोर करता है बहुत कम वॉल्यूम में। यूज फॉर बोथ सोलर हीटिंग एंड कूलिंग। इसका यूज हम सोलर हीटिंग में भी करते हैं और सोलर कूलिंग में भी करते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे आइस और वाटर, तो होगा क्या, जब आप आइस को हीट दोगे तो वो क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। तो एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट हुआ और उस टाइम पे हीट स्टोर कर ली इसने। अब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और उस दौरान उसने क्या करा, हीट को स्टोर कर लिया। और जब आप वाटर से आइस में कन्वर्ट करोगे तो आपको वो स्टोर हीट रिमूव करनी पड़ेगी। मतलब आपको वो स्टोर हीट निकालनी पड़ेगी और आपका जो वो वाटर है वो वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जब आइस से वाटर में गए तो आपने हीट स्टोर की, और जब आप वाटर से आइस में जाओगे तो आप उस हीट को निकाल दोगे। तो ये जो तरीका है इसको बोला जाता है लेटेंट हीट स्टोरेज। और जो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है वो है थर्मोकेमिकल स्टोरेज। इसमें क्या होता है, सोलर हीट को स्टोर किया जाता है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में थ्रू रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जो रिएक्टेंट से, अगर प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो प्रोडक्ट से दोबारा आप रिएक्टेंट बना सको। हीट इज रिलीज व्हेन द रिएक्शन इज रिवर्स। और जब आप रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो उस टाइम पे हीट प्रोड्यूस होगी। इट हैज हाई एनर्जी स्टोरेज डेंसिटी एंड लो हीट लॉस ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज। अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए हीट एनर्जी स्टोर करनी है और आप चाहते हो कि आपका जो लॉस है वो कम से कम हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं थर्मोकेमिकल स्टोरेज। ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सुटेबल है। होता क्या है इसमें, समझो, एक एग्जांपल है, ध्यान से समझो इसको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और हमने इसको क्या किया, हीट दिया। जब हमने इसको हीट दी तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब आप क्या करोगे, आपने इसको लंबे टाइम तक रखा, आपने क्या किया, इसके अंदर हीट स्टोर कर रखी है। अब जब आपको हीट की जरूरत होगी तो आप इन दोनों को आपस में क्या करना, मिला देना। और जब आप इन दोनों को आपस में मिलाओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और वो हीट जो है इसके अंदर स्टोर हो रखी थी वो रिलीज हो जाएगी। यह थर्मोकेमिकल स्टोरेज, मतलब केमिकल एनर्जी के फॉर्म में सोलर हीट को स्टोर करना। ये लॉन्ग टाइम के लिए सुटेबल है। उसके बाद हमारी ये जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गई। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फ्लैट प्लेट कलेक्टर, सोलर पॉन्ड, और उससे अलग ये थर्मल एनर्जी स्टोरेज और सोलर थर्मल पावर प्लांट। ये 4 क्वेश्चन है, ये छोड़ के आपको बिल्कुल भी नहीं जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। थैंक यू।